आज तारीखों में तो ऐसा कुछ नहीं है विनोद जी जिस पर कोई चर्चा की जाए कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों हुआ, इतना लंबा क्यों खींचा, क्योंकि इस बार तो झारखंड में भी देखिए आप जो 5 फेज में होता था 2 फेज में इस बार कर रहे हैं और ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, आपको जो चुनाव है कम से कम उसको तो जल्दी जल्दी करा पाइए। नहीं, झारखंड में 2 फेज में हो रहे हैं, इसका एक मतलब तो साफ है कि नक्सल समस्या पर वहाँ काफी कुछ तक काबू पाया जा चुका है। शायद इसीलिए भी 2 फेज में करा रहे हैं, पिछली बार स्थिति ऐसी नहीं थी और तारीखों को लेकर कोई ज्यादा बहस नहीं हो सकती। लेकिन अंजना, मिल्कीपुर क्यों नहीं है, ये एक प्रश्न जरूर है। बहुत तो सबसे प्रतिष्ठात्मक सीट उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए और अखिलेश यादव दोनों के लिए है, तो वो सीट कैसे छूट गई और क्यों, उसका क्या कारण है? मिल्कीपुर सीट आपको जरा दर्शकों को बता देते हैं दरअसल क्यों ये नाक की लड़ाई है। देखिए, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी, दोनों ट्रॉफी की तरह हमेशा पार्लियामेंट में दिखाते थे अवधेश प्रसाद को। क्यों? क्योंकि अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट में, जहां पर अयोध्या है, जहां राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, उस सीट को समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दिया। बीजेपी के लल्लू सिंह वहां से हार गए। अब उसी जगह पर मिल्कीपुर सीट है, उसी अयोध्या में, वहां की लड़ाई है और योगी आदित्यनाथ ने इसको नाक की लड़ाई बनाई हुई है और उनकी कोशिश थी। अब पता नहीं वहां का क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ है। जिनको उपचुनाव में इंटरेस्ट है जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। जो वायनाड सीट है वहां पर अगर आप देखें तो वायनाड की सीट 13 नवंबर को हो रही है। नांदेड़ की एक लोकसभा सीट है महाराष्ट्र में, वहां पर वोटिंग हो रही है 20 नवंबर को। इसी के साथ केदारनाथ की जो विधानसभा सीट है उत्तराखंड में, वो 20 नवंबर को हो रही है। लेकिन बाकी जितनी भी जो उपचुनाव है, जहां पर उत्तर प्रदेश में 9 है, दरअसल खबर ये आ रही है कि चुनावी याचिका एक डाली गई है वहां पर चुनाव को लेकर और इस वजह से मिल्कीपुर का ऐलान नहीं हुआ है। एक याचिका डाली गई है जिसकी वजह से उसका जब तक निपटारा न हो जाए तब तक मिल्कीपुर का ऐलान नहीं हो सकता था, इसीलिए याचिका डाली गई है। ये देखिए खबर, अभी यूपी के मिल्कीपुर चुनाव को लेकर ऐलान नहीं है क्योंकि वहां पर चुनावी याचिका एक डाली गई है। लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश की 9 सीटें जिसमें करल, कटेरी, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर, मझवा, सीमामऊ, ये तमाम सीटों पर वोटिंग हो रही है 13 नवंबर को 9 सीटों पर। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रही है, दौसा, देवली, उनियारा, चौरासी, खिरसर, झुंझुनू, सलमपुर और रामगढ़। पश्चिम बंगाल में भी 6 सीटों पर 13 नवंबर को हो रही है, जहां पर सिताई, मेदिनीपुर, नौहाटी, हरोआ, मदारीहाट, तलंडांगरा। असम में 5 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। देखिए, बहुत सारे उपचुनाव हैं जो सब के सब 13 नवंबर को होने वाले हैं, जहां पर झारखंड में पहले फेज की वोटिंग होगी। वहां पर अगर आप देखिए तो असम में सामागुरी सीट है, बेहाली है, धोलाई है, सिदली है, बोगाईगांव। 4 सीटों पर बिहार में भी तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में। बरनाला, ये 4 सीटें हैं पंजाब की, जहां डेरा बाबा नानक, गिद्दड़बाड़ा और चब्बेवाल और बरनाला, ये तमाम। कर्नाटक की 3 सीटें हैं जिसमें चन्नापटना है, शिंगांव है, संदूर है। केरल की 2 सीटें पलक्कड़ और चलक्कारा है, जबकि वायनाड की सीट पर आप देख रहे हैं जहां पर लोकसभा की वोटिंग होनी है वो भी 13 नवंबर को ही है। तो कुल मिलाकर केदारनाथ उत्तराखंड हमने आपको बता ही दिया है 20 नवंबर को नांदेड़ के साथ जो लोकसभा सीट पर चुनाव है। छत्तीसगढ़ में भी एक है, गुजरात में भी वाव की सीट है। हाँ, जल्दी से आप एक पॉइंट कह रहे थे आशुतोष। नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि अगर पिटीशन दायर हुई है तो विद इन 6 मंथ जो चुनाव कराने का जो वो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका क्या होगा? ठीक है, चलिए अभिषेक आप हैं हमारे साथ, अभिषेक के पास जल्दी से चलते हैं। अभिषेक, चुनावी याचिका दायर की गई है और ये जो है कि बाध्यता होती है, चुनावी बाध्यता की सीट खाली होने के बाद 6 महीने के अंदर वहां पर चुनाव होना चाहिए, उसको लेकर क्या जानकारी है अभिषेक? देखिए अंजना, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक कम से कम हम लोगों के पास नहीं है कि वो कौन सी पिटीशन है। ये जरूर निकल करके आ रहा है कि एक पिटीशन पड़ी है, लेकिन ये पहली बार ही सुनने में आ रहा है कि एक ऐसी पिटीशन पड़ी है जिसकी वजह से ये चुनाव रुका है। हालांकि दोनों जो प्रत्याशी हैं या दोनों पार्टियां यूं कह लें, दोनों पार्टियां पूरी तरीके से प्रचार में है, लेकिन ये पिटीशन कहाँ है, कैसी है, फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं है। अंजना, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हम लोगों को खबर मिल गई है, जानकारी आ गई है कि एक याचिका होने की वजह से वहां पर चुनाव नहीं हो रहा है, मिल्कीपुर में ऐलान नहीं हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र पर नजर पूरे देश की है, जहां पर 288 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग होने वाली है और पूरे देश में जो हलचल मची हुई थी कि देखिए, पहला ऐसा चुनाव है ना साहिल, जो कि 2 अलग अलग पार्टियां होने के बाद है, जो 2 पार्टियां अलग अलग हो गई हैं। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है, किसी वजह से साहिल हमारे साथ इस वक्त नहीं है, संजय जी आपके पास आते हुए, यहाँ पर एक फेज में वोटिंग है,
ये इलेक्शन डिसाइड करेगा वहां पर, क्योंकि इंडिया गठबंधन मतलब उसको देखे स्टेट वाइज तो महाविकास अघाड़ी उसका एक सबसेट, एक इंपॉर्टेंट सेट माना जा सकता है। और ये महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है वो ये तय करेगा कि जो एक नैरेटिव है कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कामयाब हो पाता है नहीं हो पाता महाराष्ट्र। देखिए, मुझे लगता है कि जब से शिवसेना और एनसीपी में बंटवारा हुआ, दोनों में विभाजन हुआ पार्टियों, तो लगातार ये कंटेस्टेशन चलता रहा कि कौन सी असली शिवसेना और कौन सी असली एनसीपी है। कोर्ट में गया मामला, कोर्ट और ये मामला एक पार्टी के पक्ष में, एक धड़े के पक्ष में भी गया। इसके बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं और उसके नतीजे कुछ इस तरह के आते हैं कि फिर भी वो एक असमंजस से बना रहता है। आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं, मुझे लगता है विधानसभा चुनाव के नतीजे इस ओर काफी हद तक क्लियरली एक इशारा करेंगे जनता किसे समझती है। टेक्निकल जो भी हो कि टेक्निकली भले शिंदे ग्रुप को असल शिवसेना माना जा रहा है, टेक्निकली अजीत पवार के ग्रुप को असल एनसीपी माना जा रहा है, लेकिन जनता किसे समझती है, क्योंकि राज्य की राजनीति में दोनों की अपनी अपनी बैठ है और जनता जिस ओर जाएगी, मुझे लगता है जनता के नजरिए में उसी को असली पार्टी माना जाएगा। तो मुकाबला मुझे लगता है कड़ा है। अभी आने वाले समय में कुछ चीजें और अनफोल्ड होंगी। एकनाथ शिंदे एक अलग अवतार में भी दिख रहे हैं। हम लोगों ने दर्शकों को भी पहले सुनाया, उन्होंने दाढ़ी की बात की और कहा कि दाढ़ी ने अघाड़ी को पीछे किया है। डेयरिंग में देख लो तो एक फिल्मी स्टाइल में, वो पूरा मुंबईया वाले फिल्मी स्टाइल में आ गए हैं। और अगर आप देखें तो उनका एक पर्सोना ऐसा है भी, मतलब अगर आप देखें तो एक बड़े नेता वो थे, लोकप्रिय नेता थे, जनाधार वाले नेता थे। उन्होंने कहा कि भाई उद्धव ठाकरे इनएक्सेसिबल हो गए, उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ समझौता कर ले। देखिए, अलग होने के वक्त लोग बहुत सारी बातें सुनाते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए। और जो बाला साहब का इतना लॉयल सिपाही था, वो अगर आपको धीरे धीरे अलग होता हुआ दिखता है और फिर सीएम बनकर आज चैलेंजर बना हुआ है, कितना दम दिख रहा है आपको? और ये अगर ये वो चैलेंजर सबसे बड़े बनते हैं तो फिर फडणवीस कहाँ रहते हैं? नहीं, यही तो असल में ये लड़ाई फडणवीस वर्सेस शिंदे की भी है महायुति के अंदर, क्योंकि अगर शिंदे सक्सेस करते हैं तो फिर शिंदे को रिप्लेस करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये उनके सर्वाइवल का सवाल है। शिवसेना असली कहाँ है, जैसे संजय जी कह रहे थे, कौन सी ये जनता किसको मानती है, ये भी है। और शिंदे जो उनके अनुयायी थे बाला साहब ठाकरे के और बाद में उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, वो उनको चैलेंज कर रहे हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी शिंदे को आगे करके, जो अभी आपके संवाददाता भी कह रहे थे, साहिल जोशी भी कह रहे थे कि जितना शिंदे मजबूत होंगे उतना उद्धव ठाकरे कमजोर होंगे। ये लड़ाई उद्धव ठाकरे बनाम शिंदे की ज्यादा बनेगी। अब देखिएगा जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, ये चुनाव उसी तरह बाइपोलर होता चला जाएगा कि शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जाके सिमट जाएगा। भले इंडिया गठबंधन या एमवीए उनको घोषित करे या ना करे, लेकिन कुल मिलाकर के अघोषित रूप से भी उद्धव ठाकरे ही एमवीए का चेहरा होंगे इस चुनाव में। जून 2022 में 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे अलग हो गए थे, बीजेपी के खेमे में चले गए और देखिए कि उसके बाद 30 जून 2022 को वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। एक ऐसा शख्स जो एक मजदूर नेता के तौर पर अपने कामकाज की शुरुआत करता है और फिर उनकी एक फैमिली लेगेसी भी वहां बन गई है। ऐसा नहीं है, श्रीकांत शिंदे उनके बेटे कल्याण से लगातार 3 बार सांसद चुने गए हैं, वो भी अपने पिता के पद चिन्हों पर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि स्टेट से नहीं, वो लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े चैलेंजर आदित्य ठाकरे को लेकर बनते हैं। और बहुत दिलचस्प है, एक वक्त पर यह बात भी चल रही थी कि क्या हम डायरेक्ट फाइट शिंदे सन वर्सेस उद्धव ठाकरे सन, यानी आदित्य ठाकरे और श्रीकांत शिंदे के बीच में देखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। वो तमाम अटकलें थी, क्योंकि बार बार श्रीकांत शिंदे उनको कहते थे कि मैं तो चैलेंज करता हूं, मेरे सामने आ जाए, यहाँ पर आदित्य ठाकरे मुझसे लड़के देखें चुनाव में, क्योंकि वो सीधा उनके पिता पर हमला कर रहे थे कि गद्दारी की है उन्होंने और पेटी, तमाम जो आपने देखा ही होगा महाराष्ट्र की सियासत लंबे वक्त तक चली है। वहां से लेकर अभी अभी दुर्गा पूजा बीता है आशुतोष जी, और दशहरा ग्राउंड पर एक शक्ति प्रदर्शन जिसके जरिए, क्योंकि वो जगह थी जहां पर एक वक्त पर बाला साहब ठाकरे और उनकी तूती बोलती थी। दशहरा में उनकी रैली को सुनने वाले, मतलब अगर हिंदू धर्म के भक्त, तो एक बहुत बड़ा वहां कल्ट था बाला साहब भक्त वाला जो वहां पर पहुंचता था। उस लेगेसी का असल झंडा बरदार, कहते हैं शिंदे साहब की स्ट्राइक रेट हमारी अच्छी है, हम है, जनता ने हमें चुना है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास एक इमोशनल कार्ड भी था। जब वो पद छोड़े, मुख्यमंत्री आवास से निकले, नॉनस्टॉप कवरेज हुई, वो इमोशनल कार्ड भी था, लेकिन क्या वो उस तरह से रंग ला पाया? देखिए, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को सिर्फ एक ही आदमी बढ़ा सकता है, वह है ठाकरे परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे। एकनाथ शिंदे
कभी भी शिवसेना में बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने वाले नेता के तौर पर नहीं देखे जाएंगे। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये हमारी देश की सामाजिक रचना ही ऐसी है। जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इस देश के अंदर है वो इसी वजह से है। तो एकनाथ शिंदे कामयाब राजनेता हो सकते हैं, कामयाब राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे या उनको उस तरीके से देखा जाएगा, ये मैं नहीं मानता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत आने वाले समय में कमजोर पड़ती चली जाए, और ऐसा होता है चुनाव के दौरान, और ऐसा सामाजिक जो विकास होता है उसमें उस तरीके की स्थिति पैदा होती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, और मैं जब ध्यान से सोचता हूं या देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं, श्रीकांत जो एकनाथ शिंदे जो हैं, कहीं वो महाराष्ट्र के अंदर वो नीतीश कुमार तो नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि वो उस स्थिति में है जहां बीजेपी उनको छोड़ते हुए भी नहीं देख सकती है। अब देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में है, क्या वो चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे का कद बढ़े? अगर एकनाथ शिंदे का कद बढ़ता है तो फिर देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में कैसे रहेगी? और अगर महाराष्ट्र में उनकी पॉलिटिक्स अगर आगे नहीं बढ़ती तो केंद्रीय राजनीति उनका क्या होगा? तो इसलिए एकनाथ शिंदे के लिए अगर सबसे ज्यादा कहीं कोई दिक्कत पैदा होने वाली है वो देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से होगी। और अगर एकनाथ शिंदे के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए जहां वो अपने आप को अनकंफर्टेबल पैदा करें, तो आज की तारीख में बार्गेन करके आघाड़ी के पास जा सकते हैं।